सर आप बोल नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज सबको? हाँ सर यस आवाज। यस सर। ठीक है, चलो। तो सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस रिलेटेड फिनोमिना पढ़ते हैं। और कौन कौन से फिनोमिना है? कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, एक्सेट्रा। और तीन अपनों को जो पढ़ना है दैट इज एड्सॉर्प्शन, हेट्रोजेनस कैटालिसिस एंड कोलॉइडल स्टेट। हेट्रोजेनस कैटालिसिस मींस फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट अलग है और रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट अलग है। जैसे हैबर्स प्रोसेस में आयरन पहले यूज होता था, N2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और आयरन जो है वो सॉलिड कैटलिस्ट है। तो इस तरह से ये हेट्रोजेनस कैटालिसिस भी क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा उसका मेटल गैस के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये भी सरफेस फिनोमेना है। कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडल स्टेट ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिसमें पार्टिकल की एक पर्टिकुलर साइज रेंज होती है, देखेंगे अपन कौन सी होती है। ठीक है। और सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस रिलेटेड फिनोमिना अलग क्यों हो गए? क्योंकि जो बल्क में पार्टिकल है उसमें बैलेंस फोर्सेस से होते हैं चारों तरफ, और जो सरफेस पे होता है वो अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से ये सारे फिनोमिना देखने को मिलते हैं। टर्म अपनों ने जो देखे थे वो क्या थे? सपोज दिस इज योर चारकोल, सॉलिड है चारकोल। चारकोल क्या होता है बताता हूँ अभी। और गैसेस मॉलिक्यूल आके इस पे स्टिक कर गए। ठीक है। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल है उन्हें बोलते हैं एडजॉर्बेट। बेट तो चारकोल को बोला जाता है एडजॉर्बेंट। एब्सॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की डेफिनेशन थी द सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स इट्स surface area for the phenomena of adsorption. It's called adsorbent. Or the substance which undergoes adsorption is called as adsorbate. Adsorbate can be gas or adsorbate can be liquid, लिक्विड। whereas adsorbent मोस्टली सॉलिड ही होगा या तो लिक्विड की टॉप सरफेस लिक्विड। ठीक है। गैस थोड़ी कुछ एडसॉर्ब करेगी। ठीक है। तो ये चीजें थी। और फिर एड्सॉर्प्शन की खुद की डेफिनेशन क्या है? एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन इज द फिनोमिना ऑफ surface clinging of gases or liquid molecules on solid. मोस्टली सॉलिड ही रहेगा। इस कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। और कुछ टर्म और देखे थे कि अगर एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है और एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो इसको बोला था पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। और अगर इसका उल्टा हो रहा है कि मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब कम हो रहे हैं और एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्ब मतलब बल्क के अंदर जाना। ठीक है। तो इसे बोला था नेगेटिव एब्सॉर्प्शन। नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। दोनों सेम एक्सटेंट से हो रहे हैं तो उसको बोला था सॉर्प्शन। सॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस क्या थे? एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आए अगर, सो इट्स अ सरफेस फिनोमिना, और इधर आएगा इट्स अ बल्क फिनोमिना। बल्क। ठीक है। एक एक एग्जांपल लिख सकते हो। सिलिका जेल एड्सॉर्ब whereas anhydrous CaCl2 absorbs। ठीक है। और फिर
अपनों ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन हो क्यों रहा है उसकी रीजन भी अपनों ने देखी थी एक लाइन में। मैकेनिज्म क्या था एड्सॉर्प्शन का, कि जो सरफेस पे जो पार्टिकल है उस पे नेट रेसिडुअल फोर्स होता है। इधर से फोर्स बैलेंस है, मतलब इस साइड में फोर्स बैलेंस है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली रेसिडुअल फोर्स है, एक फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ से कोई फोर्स नहीं है, इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इसके बाद अपनों ने देखा था थर्मोडायनेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट वीट के रिलेटेड में रिलेशन में क्या चेंजेस होते हैं। तो क्या चेंजेस देखे थे कि डेल्टा जी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा एच हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान हीट निकलेगी, क्यों, जब भी कोई दो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव पार्टिकल पास में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस से गवर्नड है, इस वजह से हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव और डिसऑर्डरनेस भी क्या होगी, डिसऑर्डरनेस भी नेगेटिव होगी। मतलब पहले डिसऑर्डर्ड था फिर ऑर्डर्ड हो जा रहा है। ऑर्डर्ड क्यों हो जा रहा है, मेटल की सरफेस पे या चारकोल की सरफेस पे आके पार्टिकल लाइन से जम रहे हैं, तो अब ऑर्डर्ड हो जा रहा है, पहले डिसऑर्डर्ड था। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक थी मैकेनिज्म में। एक चीज ये थी डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी नेगेटिव। ठीक है, अब कितनी हीट रिलीज हो रही है उसके बेसिस पे पता चलता है कि केमिकल बॉन्ड बना है या फिजिकल बॉन्ड बना है। अगर बहुत कम हीट रिलीज हो रही है 20 से 40 किलो जूल, माइनस साइन इसलिए निकालते हैं कि सिस्टम से हीट निकल रही है, किलो जूल पर मोल, तो अपनों को अंदाजा हो जाता है कि हाँ एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुआ है। अगर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो सिग्निफाई करती है कि ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। और 400 कितनी थी, 200 से 400 किलो जूल के बीच में अगर एनर्जी निकल रही है, 82 ऐसे कुछ था ना? हाँ 80 to 400 जितना भी था सीआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग, इतनी हीट रिलीज हो रही सिस्टम से, इसका मतलब क्या है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर किसी सिस्टम से एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई, इसकी एनर्जी कम हो गई मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है। Stable. एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, तो Stability. ज्यादा एनर्जी निकलेगी सिस्टम से मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल कंडीशन बन रही है। स्टेबल कंडीशन तो क्या मतलब, केमिकल बॉन्ड ही बन गया, इतने नजदीक आ गए, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस से इतने नजदीक आ गए कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई और केमिकल बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए तो केमिकल बॉन्ड बन गया, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इससे पता चल जाता है कि एड्सॉर्प्शन का टाइप कौन सा है। और मोस्टली मेटल के सरफेस पे जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं, जैसे डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, वो वेरिएबल वैलेंसीज रखते हैं। उनकी वेरिएबल वैलेंसीज की वजह से जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं वो जैसे हाइड्रोजन वगैरह आके उस पर एड्सॉर्ब हो जाती हैं। इसी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं। डेल्टा एस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक एक्सेप्शन में बता देता हूँ, प्लेटिनम एक ट्रांजिशन मेटल है। ये इसके सरफेस पे जो एटम मौजूद हैं उसको बना रहा हूँ मैं, अंदर भी होंगे बल्क में, उसको भी बना दूंगा। तो ये मैंने लैटिस बनाई है प्लेटिनम के, छोटा सा पार्ट बनाया उसका। अभी जो सरफेस पे जो है इनके क्या होती है, फ्री वैलेंसीज होती हैं, दे शो वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसीज क्यों दिखाती हैं, इसका रीजन डी ब्लॉक में देखते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल, वेरिएबल वैलेंसीज, ये वेरिएबल वैलेंसीज दिखाती हैं। इसकी वजह से हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन को प्लेटिनम या पैलेडियम के ऊपर एड्सॉर्ब होना है, जो एक रिएक्शन होती है उसमें होता है ना, CH2 हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में CH2। अब इसको सैचुरेट कराना है तो हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कराया जाता है पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल पे। तो हाइड्रोजन गैस आती है, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन की गैस है। जैसे ही इसको अप्रोच कर रही है, क्यों अप्रोच कर रही है बच्चों, क्योंकि जो सरफेस पे जितने भी प्लेटिनम के एटम है वो रेसिडुअल फोर्स रखते हैं, समझाया था। जो सरफेस पे जो पार्टिकल है वो उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं है तो इसके आसपास जो गैस आएगी उसको क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे ये पास आता जा रहा है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, अब क्या होता जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंच गया, मान लो नई लोकेशन, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके साथ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, मतलब एनर्जी रिलीज, अट्रैक्टिव एनर्जी रिलीज होना होगी। तो पहले कौन सा एड्सॉर्प्शन होता है,
पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन ही होता है हर किसी का। जिस चीज का केमिकल एब्जॉर्प्शन होने वाला है उसका भी पहले क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल अब यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होगी, पर थोड़ी बहुत, मान लो एक नंबर बोल देता हूँ समझाने के लिए, मान लो एनर्जी रिलीज हुई -5, माइनस साइन क्योंकि सिस्टम से एनर्जी निकल रही है। ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एनर्जी जाती है तो पॉजिटिव हो जाता है, उसके पास गेन होता है, तो बाहर जाती है तो नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो अब ये बॉन्ड जैसे ही अट्रैक्शन, वंडरवॉल अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है इनके बीच में, तो एनर्जी रिलीज हो रही है अट्रैक्टिव फोर्सेस के। फिर क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज हो रही है पर वो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लगने लग जाएगी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगने लग जाएगी, तो ये बॉन्ड टूटने लग जाए, और ज्यादा एनर्जी भी बाहर से देना पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने में। तो ओवरऑल हाइड्रोजन का प्लेटिनम सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाना, ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा। मान लो यहाँ -5 जूल एनर्जी निकली, पर इस बॉन्ड को तोड़ने में आपको 10 जूल एनर्जी बाहर से देना पड़ती है, 10 जूल। तो 5 जूल तो ये निकली, वो चली गई इसके पास, और 5 जूल आपने बाहर से दी, तो ओवरऑल आप बोलोगे ये प्रोसेस कैसी हो गई, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन मेटल सरफेस या प्लेटिनम, ये कैसी हो गई। मान लो इससे कितनी फिजिकल एड्सॉर्प्शन से कितनी एनर्जी निकली, मैंने बताया -5 जूल, पर ये -5 जूल पूरी की पूरी आपने कंज्यूम कर ली इस बॉन्ड को तोड़ने में, और अभी भी बॉन्ड नहीं टूटा। तो बाहर से भी एनर्जी जो अवेलेबल है वो एनर्जी भी इसने लेके क्या करा, 5 जूल और एनर्जी बाहर से ले ली। तो ओवरऑल क्या हो गया बच्चों, 5 जूल एनर्जी निकली और यूज 10 जूल हो गई, तो ओवरऑल क्या हो गया, 5 जूल एनर्जी इसको लग गई उल्टा। ठीक है, इस वजह से बोलते हैं कि हाइड्रोजन का जो एड्सॉर्प्शन है, अब ये बॉन्ड टूट जाए, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट के अब क्या हो जाएगा, इसके साथ अब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के केमिकल बॉन्ड बन गए, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो केमिकल बॉन्ड था वो टूट गया। तो ये वाली प्रोसेस एक एक्सेप्शन हो जाती है। एक्सेप्शन क्या है, इसमें भी आपको मैंने रीजन समझाया कि हाइड्रोजन का प्लेटिनम के ऊपर क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, और एक और चीज, एंट्रोपी का क्या होता है, एंट्रोपी का क्या होता है, एंट्रोपी पहले देखो ये मॉलिक्यूलर स्टेट में थे तो एक साथ थे, डिसऑर्डरनेस कब बढ़ जाती है, जब अलग अलग हो जाती हैं चीजें। एक पार्टिकल था, मॉलिक्यूल मतलब एक सिंगल पार्टिकल, जब वो टूट गया, 2 एटम में टूट गया, तो अब बोलोगे डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। पहले मान लो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर स्टेट में ही इसके साथ आके फिजी सॉफ्ट हो गया, तो तब तो तुम बोलोगे कि पहले ये रैंडम मोशन कर रहा था, अब आके जम गया, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, बट अब एंट्रोपी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड जैसे ही टूटा तो ये पार्टिकल, एक पार्टिकल 2 में कन्वर्ट हो गया, तो एक पार्टिकल अगर 2 में कन्वर्ट हो गया तो वो ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट हो जाएगी अब। तो इस वजह से फिर अपन क्या बोलते हैं, इस केस में डेल्टा एस भी क्या हो जाता है, जब मॉलिक्यूल एटम में टूटता है तो बोलते हैं कि एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, तो याद रखना रहता है। फिर फिजिक्स ऑप्शन के कौन कौन से पॉइंट्स देखे थे, उसमें मैंने एक पॉइंट समझाने का बोला था, मैं बताता हूँ वो। डेल्टा जी 0 होने का मतलब बताया था बच्चों, डेल्टा जी 0 है, डेट मीन्स के इक्विलिब्रियम स्टेट है। डेल्टा जी 0 मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जितने मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं ये एड्सॉर्बेंट है, और जो मॉलिक्यूल बाहर से आएंगे वो क्या, एड्सॉर्बेंट। तो जितने मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम डिसॉर्ब हो रहे हैं। तो इस स्टेट, ऐसी स्टेट कब आती है, जब डेल्टा जी 0 हो जाता है। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो 2 चीजें हो रही हैं, एड्सॉर्बेट आ रहा है, एड्सॉर्बेट, ये एड्सॉर्ब होने के लिए आ रहा है, किसके सरफेस पे, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको अपन बोलेंगे, जब ये एड्सॉर्बेंट पे आके स्टिक कर गया तो आप क्या बोलोगे, एड्सॉर्प्शन हो गया, मतलब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का कॉम्प्लेक्स बन गया, दोनों साथ में आ गए मतलब। तो इस प्रोसेस को बोलते हो तुम एडसॉर्प्शन, है ना, ये प्रोसेस एडसॉर्प्शन हो गई। अब इसका उल्टा होने लग जाए, एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के कॉम्प्लेक्स में से दोनों अलग अलग होने लग जाए, दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डी डिसऑर्प्शन। तो दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, तो उसे बोलते हो तुम कि डेल्टा जी 0 हो गया इस स्टेट पे। चलो अब अपन देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज देखो, बहुत सिंपल बातें, इसमें 4th पॉइंट मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, वो भी यहाँ पे ही बता दूंगा मैं, ध्यान से देखो सब लोग। फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन।
फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, किस किस चीजों से एडजॉर्प्शन को, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो बैक ऑफ माइंड में ये रखो कि एडजॉर्प्शन हो रहा है तो कौन सी दो चीजें हैं, एक तो एडजॉर्बेंट है आपका, और दूसरी चीज जो आके इस पे स्टिक कर रही है दैट इज योर एडजॉर्बेट। अपने आप तुम लिस्ट कर लोगे। तो पहली चीज क्या, पहली चीज हो जाएगी। और एडजॉर्बेट बेसिकली क्या लेके चलेंगे अपन बच्चों, गैस है ये, और एडजॉर्बेंट बेसिकली अपने चैप्टर में क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट जो तुम्हारी गैस है उसका नेचर क्या है, तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ गैस। अब आपको वाला पॉइंट में समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। नेचर ऑफ गैस मतलब ये जो एडजॉर्बेट है गैस के फॉर्म, कौन सी गैस है, अलग अलग गैस का एडजॉर्प्शन अलग अलग होगा, तो कौन सा वो फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि ज्यादा गैस एडजॉर्ब होगी। क्लियर है। तो एक टर्म होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर का सिंबल होता है बच्चों T सबस्क्रिप्ट में C, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतनी ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या उल्टा लिखना चाहिए मेरे को, लिक्विफिबिलिटी, उल्टा देखो इधर से देखो, ये तुम्हारा LHS हो गया यार। लिक्विफिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। तो कोई गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 200 केल्विन और दूसरी है उसका है 300 केल्विन, तो कौन आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, 300 केल्विन वाली, है ना। हाँ, तो लिक्विफिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो अपन क्या पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ द गैस में, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, हायर विल बी द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, हायर विल बी द, हाँ लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। और लिक्विफिकेशन मतलब क्या होता है, गैसेस से लिक्विड बनना मतलब पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, पार्टिकल पास पास आ रहे हैं मतलब प्रेशर टाइप का बढ़ रहा है, पार्टिकल पास आएंगे तो सॉलिड के ऊपर एडसॉर्ब करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन। इसी कोई दूसरे अल्फाजों में मैं क्या बोल सकता हूँ, दूसरे टर्म्स में क्या बोला जाता है, आसानी से लिक्विफाई होने वाली गैस। लिक्विफाई होना मतलब गैसेस से लिक्विड में होना मतलब पार्टिकल की दूरी कम हो रही है, पार्टिकल की दूरी कम हो रही है, पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं तो प्रेशर टाइप का बढ़ गया है ना, और वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो वो आसानी से सॉलिड के सरफेस पे क्या कर सकते हैं, एडसॉर्ब कर सकते हैं। तो मोर इजीली लिक्विफाइबल गैस, आसानी से जो लिक्विफाइड होने वाली गैस हैं वो क्या हो जाती हैं बच्चों, लिक्विफाइबल गैस आर एडसॉर्ब्ड readily। यहीं से मैं आपको मास्क का कॉन्सेप्ट, जो पॉल्यूशन मास्क की बात नहीं कर रहा हूँ जो वहां पे यूज करते हैं ना, जो माइंस वगैरह में यूज करते हैं, मोर इजीली लिक्विफाइबल, उसमें भी ये प्रिंसिपल रहता है हालांकि, आर एडसॉर्ब्ड रीडली, इजीली, ठीक है। नेचर ऑफ गैस में बोला मैंने, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसका रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। अब समझते हैं अपन इस चीज को, एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो, एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, आपको सबको पता है कोयले में जो इम्प्योरिटी होती है वो किसकी होती है, इकोलॉजी में भी मैंने बताया था पॉल्यूशन वाले चैप्टर में, सल्फर होता है कोयले में, थोड़ा अमाउंट का सल्फर होता है, ठीक है, एनवायरमेंट वाले चैप्टर। और जब कोयले को बर्न करोगे तो उसके साथ साथ सल्फर भी बर्न हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड या बहुत सारे ऐसे पॉइजनस गैसेस होती हैं, अमोनिया है, ये सारी चीजें हैं, कार्बन मोनोक्साइड है, सिगड़ी को जला रहे हो तो कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो SO2 लिखा मैंने, NH3 लिखा, CO लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम लिखा, हाइड्रोजन लिखा और नाइट्रोजन लिखा, ये कुछ गैसेस लिखी है ना। तो अब सबसे पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, इनमें से पोलर और नॉन पोलर क्या है। पोलर मतलब क्या होता है बच्चों, देखो इसके ऐसे समझाता हूँ, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का डायग्राम कैसे बनाओगे, मॉलिक्यूलर डायग्राम, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही लाई करेगा, सेंटर में ही लाई करेगा तो इधर भी नेट चार्ज जीरो, इधर भी नेट चार्ज जीरो, ऐसी गैसेस को क्या बोला जाता है, इट इज नॉन पोलर गैस, ठीक है। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, मतलब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं है, मतलब उसका कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है, डायपोल मूवमेंट इसका जीरो होगा, ठीक है।
ऐसे नाइट्रोजन का भी क्या होगा, जितनी भी होमो एटॉमिक गैसेज हैं बच्चों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, इसका भी क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो ही होगा। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसी कोई चीज होगी नहीं, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और इस वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल क्या होगी, नाइट्रोजन गैस भी नॉन पोलर होगी। ऐसे ऑक्सीजन गैस भी क्या होगी, नॉन पोलर होगी। हीलियम तो मोनोएटॉमिक है। ठीक है, इन दोनों में देख, इन तीनों में देखो क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो देखो अलग अलग एटम है, और अलग अलग एटम होने के बाद भी क्या हो सकता है बच्चों, हो सकता है कि सारे डायपोल मोमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कैंसिल हो जाए। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का, sp। ठीक है, देखो 4 वैलेंस शेल या सिग्मा बॉन्ड से काउंट कर लो, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, है ना, वो ऐसे भी देख सकते हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में ab2, ये सेंट्रल एटम को a मान लो, साइड एटम को b मान लो, ab2 में लीनियर शेप होता है, तो लीनियर शेप का मॉलिक्यूल होता है ये। अब इसमें तुम्हारे को कार्बन और ऑक्सीजन, अच्छा इस बॉन्ड को कंसीडर करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, और ये डेल्टा पॉजिटिव। अब दूसरा वाले बॉन्ड को कंसीडर करो तो इसमें क्या देखेगा तुम्हारे को, इधर भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या होगा, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है बच्चों, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव बताते हैं बाय कन्वेंशन, और यहाँ केमिस्ट्री में क्या बताते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो इस वाले बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट कैसे बनेगा, इस तरह से, वेक्टर क्वांटिटी है। और इस वाले बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट कैसे बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो इस तरह से। तो देखो ये भी डायपोल मूवमेंट दोनों सेम वैल्यू के होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि नेचर ऑफ एटम सेम है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो ये जितना डायपोल मूवमेंट मान लो 2 है ना, तो ये भी 2 होगा, और 2 अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये CO2 हालांकि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है, फिर भी डायपोल मूवमेंट इसका 0 आ गया, मतलब ये भी कैसी गैस है बच्चों, नॉन पोलर गैस है। CO2 भी कैसी गैस है, नॉन पोलर गैस। पर अब यहाँ पे देखो SO2 NH3CO, इसमें ऐसा नहीं होगा। पहचानने का तरीका मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया भी है कि नॉन पोलर गैस को कैसे पहचानना है, तो नॉन पोलर गैस को ऐसे पहचानना है, जो भी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कार्बन है, उसके पास लोन पेयर नहीं हो, वो साइड एटम आइडेंटिकल हो। तो देखो इसको मैं स्ट्रक्चर लिखूं CO2, तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, और साइड एटम आइडेंटिकल है, तो फिर आप क्या पहचान जाओगे कि ये गैस कैसी है, नॉन पोलर। आप बोलोगे ऐसे तो ये भी है, पर इसके ऊपर एक लोन पेयर है। देखो सल्फर में 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 6 में से तो 4 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, कोई डबल डबल बॉन्ड बनते हैं, तो 2 बच गए, एक लोन पेयर है इसके पास। इस वजह से साइड एटम आइडेंटिकल होने के बाद भी ये कैसा मॉलिक्यूल है, लोन पेयर की वजह से इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। यही रीजन अमोनिया का साथ है, ये भी कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। देखो सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, और साइड एटम अगर लोन पेयर नहीं होता ना, तो ये भी क्या हो जाती, तुम्हारी नॉन पोलर गैस हो जाती। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कैसी है बच्चों, यहाँ पे एक ही तरफ ऑक्सीजन के बॉन्ड है, कार्बन इस तरह से बॉन्ड है, तो अब आप देखोगे ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी है। तो ये कैसी गैसेस हैं सारी, ये जो तीनों मैंने अंडर स्लैश लगाया, दैट इज योर पोलर गैसेस। और जो 3 साइड में लिखी हुई है वो कैसी गैसेस है, नॉन पोलर गैसेस। ठीक है, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट उसका बताता हूँ, नेचर ऑफ गैस का। पोलर गैसेस मतलब बच्चों ये चार्ज है, मतलब नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज 0, है ना, मतलब डायपोल मूवमेंट 0, नेट डायपोल मूवमेंट 0 का मतलब होता है हमेशा उन पे टोटल चार्ज 0 बना रहता है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि हाँ नेट चार्ज तो ओवरऑल देखोगे तो 0 ही है, बट एट अ टाइम कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव है, कोई मॉलिक्यूल नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये पोलर है, मतलब चार्ज है इस पे। NH3, अब जैसे H2O भी पोलर मॉलिक्यूल है और H2O भी पोलर मॉलिक्यूल, को इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। पोलर पोलर के बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, इस वजह से वाटर लिक्विड स्टेट में बना रहता है, पर H2S जो इससे भारी मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वो वेपर फेज में मिलता है H2S। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लगेगी बच्चों। अब आप बताओ NH3CO SO2 ये सारे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये एक कंटेनर में SO2 रखे हुए, SO2 का एक मॉलिक्यूल बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, बहुत सारे हैं ऐसे ना, लाखों करोड़ों, और उनके बीच में ये भी चार्ज है, पोलर मतलब चार्ज रहता है इस पे, है ना, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज, और चार्ज के बीच में तो क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये पास आ जाएंगे तो ये सारी गैसेस क्या होंगी, इजीली लिक्विफाइबल। लिक्विड बनने का मतलब क्या होता है, गैसेस स्टेट से लिक्विड बनने का मतलब होता है पार्टिकल की डिस्टेंस कम कर दो तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और कम कर दो तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो पोलर गैसेस क्या होती हैं बच्चों, इजीली लिक्विफाइबल। समझ में आ रहा है सबको, इजीली लिक्विफाइबल होती हैं। पोलर गैसेस कैसी होती हैं, इजीली लिक्विफाइबल। तो अब इस वजह से अब आपको तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा कि मास्क में ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के ये गैसेस, चारकोल, अगर चारकोल लगा हुआ है, एक्टिवेटेड चारकोल, मास्क में एक लेयर एक्टिवेटेड चारकोल की होती है, तो वो पोलर गैसेस को तो क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेगा, इनको तो एड्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इजीली लिक्विफाइबल गैस है तो आसानी से क्या हो जाएगी बच्चों, एड्सॉर्ब हो जाएगी। और बाकी ये नॉन पोलर जो गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, उससे पास हो जाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे उससे। समझ में आ रही है बात, है ना। तो अब आपको ऑर्डर लगाना, इसमें भी देखना हो कि सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब होगी वो पता करना हो, तो कैसे पता करेंगे बच्चों। तो एक और चीज पूछता हूँ कि कंटेनर में ये गैसेस स्टेट में है, ये एक पर्टिकुलर गैस रखी हुई है, उसके मॉलिक्यूल का मास है 50 AMU, और दूसरे कंटेनर में भी गैस है, तो उसमें पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का मास कम है, 30 AMU का एक मॉलिक्यूल है, 30 AMU। तो किस पे ग्रेविटी का असर ज्यादा होगा, मतलब कौन आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है। जो भारी है वो आसानी से क्या होगा बच्चों, भारी होने में, उड़ने में उसको ज्यादा ही, गैसेस स्टेट में रैंडम मोशन करने में ज्यादा परेशानी होगी, ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा और ये आसानी से क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। तो अब इन तीनों में तो आप इन तीनों और इन तीनों में कंपैरिजन किससे कर सकते हो कि ये तीनों ग्रीन वाली पोलर है और ये व्हाइट वाली क्या है, नॉन पोलर है। तो यहाँ पे आप क्या निशान, इस तरह का निशान लगा सकते हो, मतलब ये तीनों ज्यादा एड्सॉर्ब होंगी एज कम्पेयर टू दिस। अब उसके बाद इन तीनों में जब आपको पता करना है कौन ज्यादा एड्सॉर्ब होगी तो किससे देखोगे, दैट इज योर मोलर मास। किसका, मोलर मास। जो ज्यादा भारी गैस होगी वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर ज्यादा होगा। तो इनमें से मोलर मास निकाल लो सबका। SO2 का आएगा 64, मोलर मास बोल रहा हूँ 64 ग्राम पर मोल। NH3 का कितना आएगा, 17 ग्राम पर मोल। और CO का आएगा 16 + 40 दैट इज योर 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब आप बताओ इन तीनों में से भी कौन सी आसानी से लिक्विफाइड हो सकती है बच्चों। SO2 सबसे आसानी से, उसके बाद CO, उसके बाद NH3। आ रही है बात समझ में क्या, है ना। यस। अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में भी वही कॉन्सेप्ट से देखो, ये भले ही क्या है सारी नॉन पोलर है, और इसमें भी वजन से देखा जाएगा फिर कि जिसका वजन ज्यादा है वो आसानी से लिक्विफाई होंगी और एब्सॉर्ब होंगी। ठीक है, तो वजन चेक करो। N2 मॉलिक्यूल का कितना है, 28। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 × 28 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का होगा 4 और हीलियम का क्या होगा, 1 का ही 4 होता है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में सब आपको किसका, सर वहाँ पे CO का 28 ग्राम पर मोल, राइट। कार्बन का 12। ठीक है, अब देखो ऑर्डर लगाना हो आपको तो सबसे आसानी से जो लिक्विफाई हो जाएगी वो कौन सी गैस है, SO2। उसके बाद कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद अमोनिया। उसके बाद कौन सा, इनमें से देखोगे तो नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी ले सकते हो तुम। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है 32 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, फिर नाइट्रोजन, फिर बोलो। हाँ, एक और CO2 को भी लेना चाहो तो ले सकते हो। CO2 भी कैसी है, नॉन पोलर है, उसका वजन कितना है 44। उसका वजन कितना है बच्चों, 44, और वो नॉन पोलर है। तो इसके बाद तुम क्या कर दो, 44 वाली CO2, उसके बाद ऑक्सीजन 32, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन और हीलियम एक जैसी हो जाएगी लगभग। हीलियम सबसे कम, तो इनर्ट है उस टाइप। तो ये इनकी लिक्विफाइड होने की टेंडेंसी है, कौन आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, सबसे आसानी से ही हो जाए। और मैंने बताया H2 सबसे कम होगा ना, उसका तो 2 ही होगा ना। अरे हाँ 1 होता है इसका, तो 1 और 1 2 होगा। ठीक है, राइट। हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 ही होगा, राइट। तो सबसे कम हाइड्रोजन का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे तुम देखो तो मोर इजीली लिक्विफाइबल, सबसे आसानी से लिक्विफाइड ये होगी और सबसे मुश्किल से लिक्विफाइड ये होगी, तो ये सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन इसका होगा। तो इस वजह से पॉल्यूशन मास्क में ये सारी चीजें आसानी से एड्सॉर्ब हो जाती है। मीथेन भी ले सकते हो तुम इसमें, लेना चाहो तो, वो भी पोलर ही है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ गैस। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इनमें से सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर भी
इसी का ही होगा बच्चों, ठीक है, SO2 का। और एनसीईआरटी की बुक में पढ़ो डेटा क्या है। ये पॉइंट पढ़ो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन किस तरह की गैस है, नेचर ऑफ गैस कौन से टाइप की। इन जनरल easily liquefiable gas that is with higher critical temperature are readily absorbed as van der Waals forces are stronger near the critical temperature, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं। 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, आपको देखो सबको क्या देना है, अलग अलग गैस तो ले रहे हो, अब आप नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट का भी चेंज पढ़ रहे हो तो सबको एड्सॉर्बेंट तो क्या दोगे बच्चों, सेम। जैसे क्या दे दिया, 1 ग्राम चारकोल ना, रेस लगाते हैं तो एक चीज को तो फिक्स करना पड़ेगा ना, तो 1 ग्राम चारकोल सबको दिया जाएगा, SO2 को भी 1 ग्राम चारकोल दिया जाएगा। 1 ग्राम चारकोल किसको दोगे तुम, CO को भी 1 ग्राम दिया जाएगा, और फिर उस पर देखोगे कौन सी गैस ज्यादा एड्सॉर्ब हुई तो पता चल जाएगा प्रैक्टिकली, फिर उसकी तुम रीजनिंग कर रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है। बात आ रही है समझ में क्या तुम्हारे को, है ना। तो अब यहाँ पे आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 1 ग्राम चारकोल ने सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा, फिर इन्होंने साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है 630 केल्विन। मीथेन को फिर करा, मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन है, विच इज स्टिल मोर देन डाइहाइड्रोजन जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 33 केल्विन, ठीक है। चलो अगला देखो, पहला फैक्टर कंप्लीट हुआ, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ गैस। सेकंड क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकंड फैक्टर देखेंगे, सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट का नेचर देखा आप, वो माइंड में पिक्चर बना के रखो, एड्सॉर्बेट का नेचर देखा, अब अगला कौन सा देखोगे, एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब अलग अलग एड्सॉर्बेंट हो सकते हैं, सिलिका जेल है, चारकोल है, सबकी एड्सॉर्ब करने की एफिशिएंसी क्या है, अलग अलग है। जैसे एक एग्जांपल बोलूं, चारकोल, अभी चारकोल होता क्या है पहले ये बता दूं, तुम बार बार चारकोल वारकोल आ रहा है, तो कोई भी एनिमल या वेजिटेबल मैटर है, ठीक है ना, मान लो वेजिटेबल मैटर की बात करें, वुड ले लिया अपने, और वुड को, ये बंद डब्बा है उसके अंदर एक वुड है, वुड को मैंने रखा, और ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड इसलिए बंद करके कर रहा हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई या नेग्लिजिबल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ी बहुत तो करना ही पड़ेगी क्योंकि लिमिटेड सप्लाई दे रहे हो, तो लिमिटेड सप्लाई देखो क्या है, वुड के अंदर क्या है बच्चों, बेसिकली कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है ना, सेल्यूलोज, ठीक है, और जो जो शुगर्स होती हैं वुड के अंदर वो सारी चीजें कार्बन कंपाउंड है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैंने पूरी ऑक्सीजन सप्लाई कर दी होती तो क्या होता, कार्बन का कंबशन हो जाता और काय में कन्वर्ट हो जाता, CO2 में, सारा कार्बन लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, और दूसरी चीजें जो भी बनती हैं वाटर वेपर्स वगैरह एक्सेट्रा, और दूसरी जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं वो भी बाहर चली जाती हैं। पर मैं कार्बन को रखना चाहता हूँ, कार्बन को छोड़ के मैं पानी जो इसके अंदर है जिसकी वजह से गीली है उसको उड़ाना चाहता हूँ, तो मेरे को ऑक्सीजन का सप्लाई क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड सप्लाई, तो कार्बन CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा वो पूरा नहीं होगा, ज्यादातर केस में CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कार्बन कार्बन बच जाएगा। वाटर जो है क्योंकि हीट कर रहे हैं तो इवापोरेशन हो जाएगा वाटर का, तो वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस होगा, और जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हैं वो सारी लॉस हो जाएंगी, और वो काले कलर का ही जैसा कोयला दिखता है तुम्हारे को इसी टाइप का बन जाएगा कार्बन की वजह से, ठीक है। और आप बोलोगे कि इसके अंदर क्या है, कार्बन कंपाउंड है, और ये इसी को क्या बोला जाता है, चारकोल। तो कोई भी एनिमल, एनिमल मतलब हड्डियों को भी ऐसे ही अगर करो तुम तो एनिमल चारकोल बन जाता है, वो है ना, और वुड करो तो लकड़ी का चारकोल बन जाता है। तो कोई भी एनिमल और वेजिटेबल मैटर को इस तरह से लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब हीट किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोला जाता है चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल वर्ड क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल वर्ड का मतलब होता है, जैसे ये चारकोल बना मान लो तो क्या होएगा बच्चों, एक बात बता दूं पहले तुम लोगों को, चारकोल नॉन पोलर, पोलर गैसेस को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कौन सी गैसेस को, पोलर गैसेस को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ये इसका नेचर है कि जो चार्ज गैस हैं वो आसानी से आके इसके ऊपर बैठ जाती हैं, जो नॉन पोलर या नॉन चार्ज गैस हैं वो उसको करता तो है ये एब्जॉर्ब, पर किसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है, पोलर गैसेस जैसे SO2 वगैरह, इस वजह से पॉल्यूशन मास्क वगैरह में इसमें सब में चारकोल का एक लेयर यूज होता है, ठीक है। और फेस पैक वगैरह जो करते हैं वो ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर वाले वो भी मतलब चारकोल वगैरह का यूज इसलिए करते हैं, सारी उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर देता है और स्किन साफ हो जाती है पूरी, ठीक है। तो अब एक्टिवेटेड वर्ड का मतलब बताने जा रहा हूँ। एक्टिवेटेड वर्ड का मतलब क्या है, ये जो चारकोल है
तो जैसे ये बना, मान लो जब बनाया गया इसको, है ना, उस टाइम पे जो आसपास ऑक्सीजन या दूसरी जो गैसेज हैं SO2, वो आके इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगी बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो अगर मैं लेके जाऊंगा इसको, के इसको लेके रख दिया, इस चारकोल को लेके जा रहा हूँ दूसरी जगह जहाँ पे मेरे को क्या करवाना है कि वैक्यूम क्रिएट करना है मेरे को, ठीक है, एक जगह पर इस रूम में मेरे को वैक्यूम क्रिएट करना है, इस रूम में नहीं है, छोटी सी जगह पर मेरे को वैक्यूम क्रिएट करना है। तो पहला तरीका तो क्या होगा वैक्यूम क्रिएट करने का, वैक्यूम पंप लगाऊंगा मैं, वैक्यूम, और सारी जो एयर है इसके अंदर भरी हुई उसको निकाल लूंगा। पर इसकी भी 100% एफिशिएंसी थोड़ी है, सबको रिमूव नहीं कर पाता है किसी भी मशीन की। तो कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल अभी भी यहाँ पे क्या रह जाएंगे, हालांकि बहुत कम, पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कुछ यहाँ पे रह जाएंगे। तो परफेक्ट वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। अब मेरे को परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे मैंने पहले से ही क्या रख दिया था, चारकोल, क्या रख दिया था, चारकोल। अब चारकोल के रखने की वजह से क्या होगा, जो बचे कुछ जो ट्रेसेस ऑफ एयर हैं वो भी सारे क्या हो जाएंगे, इस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और यहाँ पे परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करने की, पर ये काम मेरा चारकोल अच्छे से नहीं कर पाया है। क्यों, क्योंकि इस चारकोल को जब बनाया था उसी टाइम इस पे बहुत सारी गैस, खाली कुर्सियां थी, तो सब आके पहले ही बैठे हुए थे, जो हमारे को आंखों से नहीं दिख रहा था, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। पर अब आपने यहाँ लगा के रखा तो ये उतना इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही इसके तो सरफेस एरिया पे बहुत सारी गैस क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो यहाँ पे वो इतनी इफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो जब यूज करने से पहले आप क्या करना चाहोगे कि ये सारी गैसेस क्या हो जाएं, सारी गैसेस हट जाएं। तो इसको क्या करते हैं, इसको भी हीट कर देते हैं। जब चारकोल को यूज करना होता है तो इसको एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है, हीट कर दिया, हीट कर दिया तो जो गैसेस एब्जॉर्ब हैं, अभी तुम्हें पता है फिजिक्स ऑप्शन में बताया था, हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं इसके, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिसॉर्ब हो जाएंगे, डिसऑप्शन हो जाएंगे, और इस चारकोल पे कुछ सरफेस पे कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। तो आप इस कंडीशन को बोलोगे अभी एक्टिवेट हो गया। और कैसे एक्टिवेशन करते हैं, एक्टिवेशन करने का तरीका ये होता है, सरफेस एरिया बढ़ा दो, पाउडर फॉर्म में कर दो, या देख आप समझ पाओ, अगर मान लो एक आटे की एक पुट्टी है, लोया है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो, ये ऐसा एक बिल्कुल स्फेरिकल ये इस शेप का है पूरा, ठीक है। अब इस पे बच्चों ने क्या करा, वो जो कांटे वाला चम्मच आता है, उससे कांटे वाले चम्मच जैसे मैगी वगैरह खाते हैं, उससे निशान डाल दिया। तो ऐसे निशान डालोगे तो क्या हो जाएगा, इस छोटी छोटी ऐसी कैनाल बन जाएंगी, है ना, किसी भी ऐसी सॉफ्ट चीज में अगर तुम उससे वो कर दोगे तो ऐसे निशान बन जाएंगे। उस निशान बनने की वजह से भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इतना एरिया और बढ़ गया जहाँ पे उसने निशान करा है। ये बात समझ में आ रही। तो ऐसे कुछ डिजाइन डाल दोगे आप किसी भी चीज पे, ठीक है, कोई ऐसी प्लेन स्मूथ चीज है, उस स्मूथ चीज पे तुमने कुछ उभार या ऐसी कुछ डिजाइन डाल दी, उससे भी क्या हो जाएगा, सरफेस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो एक्टिवेशन इन तरीकों से होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का तरीका ये होता है। दिस इज एक्टिवेटेड चारकोल। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में क्या देखा तुमने, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में कि अलग अलग एड्सॉर्बेंट की टेंडेंसी अलग अलग होती है। जैसे चारकोल का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन वो किसका करता है, चारकोल प्रेफरेंशियली किसको एड्सॉर्ब करता है, पोलर गैसेस को, और नॉन पोलर को भी करता है पर कम करता है, नॉन पोलर गैसेस। ऐसे मैं बोलूं मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स है, उनकी प्रेफरेंशियल एड्सॉर्बिलिटी किस लिए होती है, नॉन पोलर गैस, हाइड्रोजन वगैरह को, इस वजह से इसको कैटलिस्ट में यूज करते हो तुम मेटल्स को। नॉन पोलर से हाइड्रोजन को कराना होता है तुम्हारे को एड्सॉर्ब, तो नॉन पोलर गैसेस को ज्यादा एड्सॉर्ब करता है, किसके बनिस्बत, पोलर गैसेस के। समझ में आ रही है बात। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रखोगे एड्सॉर्बेंट का उतना ज्यादा क्या होगा, जो समझा चुका हूं सरफेस एरिया। तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। जैसे एक क्यूब के फॉर्म में चारकोल लिया, इसको छोटे छोटे क्यूब में तोड़ दिया मैंने, तो अब क्या बढ़ता जा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। पहले जो अंदर इसके क्यूब था उसकी सरफेस पे थोड़ी एड्सॉर्प्शन हो रहा था, अब आपने मान लो ये 50 क्यूब से मिलकर बना हुआ था, 50 क्यूब को अलग कर दिया, तो ये सरफेस थोड़ी इस्तेमाल हो रही थी पहले एड्सॉर्प्शन में, खाली ऊपर ऊपर की हो रही थी, अब सबको अलग कर दिया तो सारी सरफेस क्या होंगी, एड्सॉर्प्शन में इन्वॉल्व होंगी। और एक और काम किया जा सकता है, इसको पाउडर कर दो, तो इसके इस छोटे पार्टिकल में भी जो अंदर थे छोटे छोटे पार्टिकल, उस पर थोड़ी एड्सॉर्प्शन हो रहा था, पर अब तुमने इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ला दिया। सबसे ज्यादा किस फॉर्म में एड्सॉर्प्शन होता है बच्चों, कोलॉइडल, हाँ पाउडर फॉर्म, और इसी को बोलते हैं कोलॉइडल स्टेट। कोलॉइडल स्टेट में आ जाता है तो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन की एफिशिएंसी आ जाती है उसमें, ठीक है। तो इस छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में ला जाते हो, तो सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट बढ़ा के इस तरह से एड्सॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है। अगला फैक्टर देखो, चौथा फैक्टर क्या होगा,
केमिस्ट्री में टेम्परेचर और प्रेशर नहीं आया ऐसा तो होता ही नहीं है। चौथा फैक्टर क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर का असर, जो दो तरह के एड्सॉर्प्शन होते हैं किसके बेसिस पे, कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। अगर वैंडरवाल्स फोर्सेस है, खाली अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, तो उसे वैंडरवाल्स फोर्स जिसको तुम बोलते हो तो फिजिक्स ऑप्शन बोलते हैं या फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। अगर बॉन्ड फॉर्म हो जाए, केमिकल बॉन्ड बन जाए, ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, केमिस ऑप्शन बोलते हैं। तो टेम्परेचर का असर फिजिक्स ऑप्शन के लिए कैसे होता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए कैसे होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिक्स ऑप्शन भी बोलते हैं और एक और नाम होता है इसका फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। और केमिस ऑप्शन को, केमिकल एड्सॉर्प्शन को पूरा नाम है केमिकल एड्सॉर्प्शन, शॉर्ट में केमिस ऑप्शन बोल देते हैं। और एक और नाम होता है साइंटिस्ट के बेसिस पे लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन, है ना, ये सब इनके नाम होते हैं। तो बच्चों देखो, अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर का क्या असर होता है। एक टर्म पहले सीखो, मैंने बोला बच्चों कि मान लो 10 ग्राम का चारकोल लिया था मैंने, और उसने क्या करा, 20 मिलीग्राम SO2 को 20 मिलीग्राम SO2 को एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस पे। तो आप एक चीज निकालोगे क्या, 10 ग्राम चारकोल ने 20 मिलीग्राम SO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। 1 ग्राम चारकोल ने कितना करा, यूनिटरी मेथड से 20/10, आंसर कितना हो जाएगा 2 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ चारकोल। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, मास ऑफ चारकोल। चारकोल का वजन कितना लिया था मैंने, 10 ग्राम। ठीक है, तो 2 मिलीग्राम गैस को 1 ग्राम चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया। और ये क्या बना, न्यूमरेटर में क्या चीज आ रही है बच्चों, न्यूमरेटर में किसका अमाउंट है, ये क्या थी जो गैस आके एब्जॉर्ब हो रही थी, वो क्या थी, एड्सॉर्बेट। डिनोमिनेटर में किसका अमाउंट है, डिनोमिनेटर में किसका अमाउंट है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो क्या फॉर्मूला बना, न्यूमरेटर में आएगा मास ऑफ एड्सॉर्बेट, या जो जितना मास एड्सॉर्बेट का क्या हुआ है, एड्सॉर्ब हुआ है, वो डिवाइडेड बाय, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। इसे बोला जाता है एक्स अपॉन एम। क्या बोलते हो, एक्स अपॉन एम मतलब क्या होता है, यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट ने कितना अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब किया है। दिस इज कॉल्ड एज एक्स बाय एम, या इसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना ज्यादा एड्सॉर्प्शन हुआ है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे मैंने बताया था कि 1 ग्राम चारकोल ने मान लो 40 मिलीग्राम SO2 को एड्सॉर्ब करा, 1 ग्राम चारकोल ने 20 मिलीग्राम मीथेन को एड्सॉर्ब करा। तो किसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, पता चल जाएगा यहाँ से देख के। 1 ग्राम चारकोल ने 40 मिलीग्राम SO2 को करा, तो किसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है बच्चों, SO2 का। मीथेन का कितना हो रहा है, 20 मिलीग्राम ही हो रहा है। तो इसे बोला जाता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्स बाय एम। अब एक ग्राफ बनाएंगे, फिजिक्स ऑप्शन के लिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किसके डेटा के बेस पे बनाए, वाई एक्सिस पे है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और एक्स एक्सिस पे है तुम्हारा प्रेशर। तो ऊपर क्या लिखा है, टेम्परेचर लिखा है पहले, सॉरी टेम्परेचर, प्रेशर में तो टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर। ठीक, और कहाँ है, कैसे बन रहा है ग्राफ ये भी देख लो। ठीक है बच्चों, इस टाइप का ये तुम्हारा एड्सॉर्बेंट है और यहाँ पे गैसेस हैं जो कि इस पे एड्सॉर्ब होंगी। तो ये गैसेस क्या हो गई तुम्हारी, एड्सॉर्बेट। और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लो अभी लेट सपोज कुछ भी 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ अमाउंट क्या होगा बच्चों, एड्सॉर्ब होएगा, उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, पहले तो ये फ्री पूरा जो अंदर जो आप एड्सॉर्बेंट रख रहे हो, मान लो चारकोल, उसके ऊपर पहले उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में लाएंगे तो उस पर कोई भी गैस एड्सॉर्ब नहीं होगी। थोड़ी देर बाद तुम चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि तुम देखोगे क्या होगा बच्चों, इस एड्सॉर्बेंट का वजन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा क्या हुआ बच्चों, गैस का एड्सॉर्प्शन हो गया, है ना, उससे एक वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे। उसके बाद तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ा के फिर एक्सपेरिमेंट करो। अगला क्या, यहाँ से बाहर हीटिंग अपैरेटस है, हीट कर लो, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया तुमने। 30 डिग्री सेल्सियस करा जैसे ही, तो क्या होने लग जाएगा बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम टेम्परेचर। ठीक है ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। इस वजह से ज्यादा तेजी तेजी से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा आएगी, तो ये वाले मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे बच्चों, नॉक ऑफ होने लग जाएंगे, यहाँ से हटने लग जाएंगे, तो डिसऑप्शन होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है गैसेस मॉलिक्यूल की, इस वजह से वो जगह को छोड़ के चले जाते हैं और डिसऑप्शन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अब बताओ आप ग्राफ कैसे बनना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए या नीचे आएगा,
टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो x/m बढ़ेगा या x/m घटेगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। कम होएगा। कम होगा। ग्राफ कैसे, हाँ ग्राफ कैसे बनता है इसका बच्चों, फिजिक्स ऑप्शन के केस में क्या होता है, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का आता है, घटता जा रहा है, मतलब ये 0 डिग्री, ये मान लो हाँ 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर था मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन था। एड्सॉर्प्शन कहाँ दिखा रखा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वाई एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये इतना एड्सॉर्प्शन हुआ था। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर 20 करा तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो हाइट कम हो गई, मान लो ये 10 हो गया, x/m कितना हो गया, इतना ही रह गया। फिर मैंने और कम, और क्या करा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाया, तो और एड्सॉर्प्शन क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम, फिर फिर इक्विलिब्रियम टाइप का आ जाएगा इस टेम्परेचर पे भी, फिर इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो इस ग्राफ को बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राफ आपने प्रेशर को कांस्टेंट रख के बनाया है बच्चों, प्रेशर आप बढ़ने कम होने नहीं दे रहे हो। प्रेशर कैसे बढ़ने कम होने नहीं दे सकते हो बच्चों तुम, प्रेशर को कांस्टेंट रख के बनाया जाएगा ये ग्राफ। हाँ पिस्टन लगा दोगे यहाँ, पिस्टन लगा हाँ दूंगी। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ खसक जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वापस से प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है उसे क्या बोलते हैं फिर, आइसोबार। क्यों, प्रेशर को कांस्टेंट रख के बनाया गया। वेरिएशन किसका देख रहे हो, टेम्परेचर और एक्सटेंट, और प्रेशर को कांस्टेंट। एक और बात जिसको समझ में नहीं आया है, देखो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। और प्रेशर को आपको कम करना है तो आप ऐसे अपैरेटस में रखोगे कि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाए, पिस्टन ऊपर खसक जाए, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से बॉयल्स लॉ से आप क्या बोल सकते हो, प्रेशर वापस से जितना था उतना ही हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। हर स्टेप पे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है तुम्हारा, आइसोबार बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये फिजिक्स ऑप्शन का है, केमिस्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है केमिस्ट ऑप्शन में, क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनना होते हैं। तो केमिस्ट ऑप्शन का कैसा ग्राफ बनता है, फिर यहाँ पे x/m है और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो केमिस्ट ऑप्शन में ग्राफ बेल शेप बनता है। समझ पा रहे होगे क्यों ऐसा होता है, मतलब कम टेम्परेचर है अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम है, इतना ही है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहा हूँ तो क्या होता जा रहा है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा तो x/m बढ़ रहा है। क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ से 10 से तुमने 20 डिग्री करा, तो क्या हो रहा है बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ज्यादा मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जा रही है। अब ज्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड है, ज्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड है तो ज्यादा केमिकल बॉन्ड बनेंगे। केमिकल बॉन्ड बनने के लिए पहले मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होना पड़ता है। एक्टिवेट होना मतलब काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबकी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्मेट में आ जाती है, मतलब उसके जितनी हो जाती है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, ज्यादा बॉन्ड बनते हैं। ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो केमिस्ट ऑप्शन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा। फिर आपने 30 डिग्री करा तो और ज्यादा क्या हो गए, और ज्यादा बॉन्ड बन गए, है ना, और ज्यादा बॉन्ड बन गए। फिर उसके बाद क्या है, और फिर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ, फिर कम हो जाएंगे। क्यों बच्चों, एक बार सारे बॉन्ड बन गए, उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो फिर क्या होएगा, बॉन्ड टूटने लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात की, प्रोसेस रिवर्स होने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये केमिस्ट ऑप्शन का ग्राफ कैसा बनता है, बेल शेप्ड ग्राफ, ठीक है। शुरुआत में क्यों बढ़ता है, रीजन कोई पूछे तो बोलोगे कि एक्टिवेशन एनर्जी हम मिलते जा रही है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले मान लो 10 मॉलिक्यूल के, इस टेम्परेचर पे 10 मॉलिक्यूल के पास ही एक्टिवेशन एनर्जी हुआ करती थी। अब यहाँ पे जब टेम्परेचर कर दिया तो 50 मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी, तो 50 मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे। तो ज्यादा बॉन्ड बनाना मतलब ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना। मान लो अब यहाँ पे मैंने जब इतना टेम्परेचर करा तो 100 मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, 100 मॉलिक्यूल के पास आ गई तो 100 मॉलिक्यूल अब बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद घटने क्यों लग गई, अब देखो इनफाइनाइट बॉन्ड्स तो बन नहीं सकते ना। केमिस्ट ऑप्शन में एक सरफेस एरिया है, उसी पे तो बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद सारे बॉन्ड जब बन जाएंगे, उसके बाद भी तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो बने हुए बॉन्ड फिर टूटने लग जाएंगे। तो केमिस्ट जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो घटने लग जाएगा, ठीक है। अगला फैक्टर क्या हो जाएगा, अगला फैक्टर इज प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, ध्यान से समझना। देखो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। प्रेशर के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ, फिर फ्रेंडली चैट्स ऑप्शन आइसोथर्म भी बताऊंगा। मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं। क्या है, 3 बॉक्सेस। तीनों बॉक्सेस में मैंने क्या रख रखा है, डाई नाइट्रोजन, N2। टेम्परेचर अलग अलग है। इसका टेम्परेचर मैंने रखा है, फर्स्ट बॉक्स का टेम्परेचर है 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब
0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड वाले बॉक्स में नाइट्रोजन जो है उसका टेम्परेचर मैंने बच्चों रख रखा है 260 केल्विन, ये कितना है 0 से कम। थर्ड वाले बॉक्स में नाइट्रोजन है, उसका टेम्परेचर मैंने रखा है 83 केल्विन, ये तो 0 से बहुत कम है ना। कितना है माइनस 190 समथिंग है ना, माइनस 190 डिग्री सेल्सियस। ये 3 बॉक्सेस है बच्चों। अब इसमें नाइट्रोजन का टेम्परेचर इस इतना इतना वैल्यू के साथ है। अब इसका तुम्हारे को प्रेशर के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है। बाय एक्सिस पे क्या लोगे बताओ जल्दी से, एक्स बाय और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, प्रेशर। मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे। प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हो, फिर से वही अरेंजमेंट कर देंगे, पिस्टन लगा दिया यहाँ पे, पिस्टन लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ही होंगे, वो कुछ इसी के अंदर तुम वो रख दो, एड्सॉर्बेंट भी रख दो, चारकोल वारकोल, ठीक है। अब नाइट्रोजन का टेम्परेचर इतना ही रखना है, तो आपने बाहर कुछ ऐसा कंडीशन रख दिया जिससे टेम्परेचर क्या है जितना है उतना ही रहे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस रख दी, तो जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी टेम्परेचर नहीं बदलता है, ठीक है ना। इस तरह की कंडीशन बॉयल्स ने भी बनाई थी। उस टाइम पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखते थे, इसको ऐसे टब में रख दिया जिसमें बहुत सारी बर्फ है, तो बर्फ जब तक नहीं पिघलेगी सराउंडिंग टेम्परेचर 0 ही रहेगा, तो बहुत सारी बर्फ रख दी, तो जब तक वो नहीं पिघल जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब तक उसको नहीं मिलती है तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि वो सारी हीट बॉन्ड तोड़ने में चली जाती है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से कैसे भी करके मैंने टेम्परेचर फिक्स रख दिया, अब प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, अभी तुम ही बताओ क्या होगा। प्रेशर अगर मैंने बढ़ाया वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। अब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो मेटल खींचने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, पास पास आया तो आप ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे, हाँ ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। पर तुम्हें ये देखना है 3 कंडीशन। केस ए में कौन सी नाइट्रोजन लिए तुमने, 273 केल्विन वाली, केस 2 में 260 केल्विन वाली, केस 3 में 83 केल्विन वाली। तो अब तुम बताओ 83 केल्विन वाली में जो गैस है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है उसकी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी किन। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस फॉर्मूले से तुमने पढ़ा भी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी केटीजी में 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम टेम्परेचर। तो जितना कम टेम्परेचर उतना ही मॉलिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम, जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम मतलब उतनी ही उसकी आरएमएस वेलोसिटी या नॉर्मल वेलोसिटी मान लो यहाँ पे तुम, उसकी वेलोसिटी कम। वेलोसिटी कम मतलब क्या बच्चों, धीरे 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 चल रहा है। तो 83 केल्विन के जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो सबसे धीरे धीरे रैंडम मोशन कर रहे होंगे, स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। बात समझ में आ रही। 260 केल्विन के जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़े तेज रैंडम, थोड़ी ज्यादा स्पीड के साथ मोशन कर रहे होंगे, और 273 वाले का क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा स्पीड से वाइब्रेशन या मोशन हो रहा होगा, ठीक है, मोशन हो रहा होगा। तब आप तुम बताना, तुम लोग 83 केल्विन वाली नाइट्रोजन गैस का ग्राफ बना रहा हूँ, तो कैसा ग्राफ बनेगा, 3 लाइनें बना रहा हूँ, कौन सी ग्राफ किसके लिए तुम लोग बताना, अलग अलग कलर से बता दूंगा, रफ ग्राफ बना रहा हूँ। तभी 3 केसेस के एक ही उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने तीनों के ग्राफ बना दिए, कौन सा वाला केस। तो तीनों ही केस में क्या हो रहा है पहले तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर, सबका एक ही प्रेशर में लिया है मैंने, सबको मान लो शुरुआत में तो एक ही प्रेशर पे लिया है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट सबका सेम, एक्स कोऑर्डिनेट सबका लगभग सेम आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एक्स एक्सिस पे तो क्या है मैंने प्रेशर ले रखा है, तो इनिशियल प्रेशर सबका सेम है और सबका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या आ रहा है बच्चों, अलग अलग आ रहा है। येलो वाली लाइन का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इतना सही, और जो ब्लू वाली लाइन है उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इतना और है, और रेड वाली लाइन है उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ तक है। तो कौन सा वाला कौन सा है इन तीनों में से, पहले तो ये बताओ। सबसे ऊपर वाला कम टेम्परेचर, सबसे ऊपर वाला कम टेम्परेचर का है, हाँ ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कम टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर मतलब धीरे धीरे जा रहे हैं, उसको तो ये मेटल जो एब्जॉर्बेंट है चारकोल है वो आसानी से पकड़ लेगा ना। पीछे देख के आए, टेम्परेचर जितना कम है उतनी आसानी से क्या कर लेगा उसको, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को धीरे धीरे जाएगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लाल वाली लाइन कौन से केस को बता रही है, नीचे वाले ब्लॉक को मैं थर्ड बोल देता हूँ, थर्ड, ठीक है। ये किसको बताएगा, सेकंड, और ये किसको बताएगा, फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रेशर पे थर्ड वाले जो बॉक्स में है नाइट्रोजन के कंटेनर में सबसे ज्यादा, थर्ड वाले के इसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का। अब प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं इस एक्सिस पे, तो देखो एक्सटेंट और एब्जॉर्प्शन थर्ड वाले के केस में ज्यादा बढ़ रहा है, सेम रीजन, ठीक है। देखो हर एक पर्टिकुलर बॉक्स में यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, 83 केल्विन है, यहाँ पे 260 है, यहाँ पे 273, पर आपस में आप देख रहे हो इसका 83 है तो 83 रहेगा,
पूरी लाइन में टेम्परेचर 83 है, इस वाले का पूरे उसमें 260 के ही है, और इसका कितना है 273 के ही। तो अलग अलग उससे कंपेयर कर रहे हो आप, ऐसा मत बोलना कि एक ही बॉक्स में टेम्परेचर बदल रहे हैं। तो ये लाइन को बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। ये सारी लाइनें जो बनी है इसे क्या बोला जाता है, आइसोथर्म, टेम्परेचर सेम है, ठीक है ना। और एक साइंटिस्ट ने एक, ये तो मैंने नाइट्रोजन से आपको बस समझाया, अब एक साइंटिस्ट ने एक जनरल ग्राफ बनाया था जिसे बोला जाता है फ्रंट लीक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। उसमें भी क्या सेम रखा था उसने बच्चों, एक्सपेरिमेंटल गैस का टेम्परेचर सेम रखा था। क्या टेम्परेचर से चलो देखो ग्राफ देखो जल्दी से, फ्रंट लीक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो ये तो मैंने नाइट्रोजन का बताया, ऐसे पूरा उन्होंने इन जनरल एक्सपेरिमेंट करके एक ग्राफ बनाया। वाई एक्सेस पे x बाय एम बहुत पूछा जाता है ये मेंस में, ठीक है, x बाय एम, और नीट में अभी तक इतना नहीं आया है पर आ सकता है। इधर क्या लेना है तुम्हारे को, प्रेशर, सॉरी प्रेशर। तो x बाय एम वर्सेस p का जब ग्राफ बनाया उन्होंने इन जनरल, इस टाइप का ग्राफ उनको देखने को मिला। किस टाइप का, देखो रफ ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। उसको, इस ग्राफ को उन्होंने फिर 3 पार्ट में बांटा बच्चों। पहला पार्ट यहाँ तक का, और दूसरा पार्ट यहाँ तक, ये दूसरा, और ये वाला पार्ट तीसरा, ये वाला पार्ट पहला। और टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर के साथ ग्राफ बनाया मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और साइंटिस्ट कौन थे, फ्रॉन्डलिश। तो फ्रॉन्डलिश एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में एक ग्राफ बनाया, और एक ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इसको बोलते हैं फ्रॉन्डलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब फर्स्ट वाली फेज में देखो बच्चों क्या हो रहा है, कैसा ग्राफ है, नियरली ग्राफ है। यहाँ पे प्रेशर 0 है तो x बाय एम 0 है। फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो x बाय एम भी लीनियरली बढ़ रहा है ना। यहाँ तक का बिहेवियर कैसा है, स्ट्रेट लाइन जैसा। तो इस हिस्से में मैं क्या लिख सकता हूँ, इतने हिस्से में क्या लिखा जा सकता है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में दिस इज x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, जो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1, इतने स्टेट में। अभी तीसरे वाले स्टेट में आओ, तीसरे वाले स्टेट में क्या हो गया बच्चों, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट का प्रेशर क्या है उसको निकालना है, तो ये यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। इस प्रेशर के बाद, इस प्रेशर को बोलेंगे PS, सैचुरेशन प्रेशर। क्यों, देखो इस प्रेशर के बाद क्या हुआ, ग्राफ पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब होता है कि प्रेशर तुम बढ़ाते जाओ, तो कौन सी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे लिखी हुई है वो बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट होगी। मतलब x बाय एम इस पॉइंट के बाद बढ़ना बंद हो गया, मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अब नहीं बढ़ रहा है। मान लो 20 ग्राम एड्सॉर्ब हो गया, उसके बाद एड्सॉर्ब हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके बाद x बाय एम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। डिपेंड ही नहीं करता मतलब पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस वाले फेज में x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। और दूसरे वाले फेज में क्या है बच्चों, दूसरे वाले फेज में क्या लिख सकते हैं अपन, x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे क्या होगा 1 और 0 के बीच की कुछ क्वांटिटी होगी 0.5 0.6। देखो ये लीनियर बिहेवियर तो नहीं है, ठीक है, पर बढ़ रहा है, बढ़ जरूर रहा है क्योंकि हाइट बढ़ रही है। देखो इस पॉइंट की हाइट, इस पॉइंट की हाइट कंपेयर करो, यहाँ पे x बाय एम इतना हाइट है, और यहाँ पे x बाय एम इतनी हाइट है, मतलब x बाय एम बढ़ तो रहा है पर ना प्योरली 1 के से, मतलब स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में भी नहीं बढ़ रहा है, और ना ही कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 1 होता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बढ़ता, और बिल्कुल नहीं बढ़ रहा होता मतलब फ्लैट लाइन हो जाती। पर यहाँ पे ऐसा दोनों ही केस नहीं है, मतलब p की पावर क्या होगी बच्चों, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1, है ना। तो 3 फेजेस में उन्होंने इस तरह से लिखा, और इसको बोला फ्रंटली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फिर यहाँ पे कांस्टेंट हटाया x बाय एम, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाया k, और फिर p की पावर उन्होंने लिखी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बच्चों, p की पावर n लिखी, और n क्या क्या हो सकता है, n कैन बी 0 0 1 और 0 से 1 0 से 1 के बीच में हो सकता है, ठीक है बच्चों, 0 to 1 के बीच में, ये 3 वैल्यू इसकी पॉसिबल है। दिस इज रिफर्ड टू एज फ्रंटली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और इनकी इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन का लॉग फॉर्म बना लें अगर अपन, x बाय एम अपॉन k की पावर k p की पावर n, इसका लॉग ले लो, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लो, log x अपॉन m,
इज इक्वल टू RHS में क्या हो जाएगा, log k p की पावर n। सबको क्लियर है इतना? यस सर। फिर Yes, आप क्या sir. करेंगे, हाँ अब फिर क्या, सॉरी इसको 1/n करेंगे बच्चों, और 1/n करके इसको अपन n की वैल्यू जब 1 कर दोगे, n की वैल्यू 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। और n की वैल्यू n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/∞ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और n की वैल्यू अगर 1 से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब ये नेचुरल नंबर जैसा हो गया, 1 से इन्फिनिटी के बीच, और अगर 4 है इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1/4 0.25 हो जाएगा, 5 है तो क्या हो जाएगा 0.20 हो जाएगा, 1/5, 1/6 है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो 1/n था बच्चों, है ना, उसको करेक्ट करेंगे तो x/m इज इक्वल टू k p 1 p की पावर 1/n। n की वैल्यू क्या हो सकती है 1, n की वैल्यू 1 हुई तो 1/1 1 रह जाएगा। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हुई, n की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी, मतलब आप तुम लिख दो 1 to ∞, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ द लिमिट्स। कैसा ब्रैकेट बनाते हो, मैथ्स वालों को पता होगा, जब दोनों को लिमिट को इनक्लोज करते हैं, तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, है ना, पढ़ते हो ना तुम लोग सेट्स में। तो देखो k p की पावर 1/n, तो ये 1 भी इंक्लूडेड है इसमें और इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड है। चलो अब लॉग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आइडेंटिटी लगेगी, ये तुम्हारा log m हो गया, ये पूरा तुम्हारा क्या है, अब n आ गया तो x y चला लो, तो ये x हो गया ये y हो गया। आइडेंटिटी क्या होती है, log m मल्टीप्लाइड बाय n, तो क्या होती है log m प्लस log n। तो वही वाली आइडेंटिटी RHS में लगाओगे, RHS में लगाओ तो log k प्लस log p की पावर 1/n, है ना। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी, log m की पावर n, तो वो क्या आइडेंटिटी होती है, पावर आगे आ जाता है n log m। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, log k प्लस 1/n log p, और LHS में क्या चल रहा है, log x/m। अब इसी को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे अपन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इसको बोल देंगे y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, इसको y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और वेरिएबल कौन सा था तुम्हारा, प्रेशर, मतलब प्रेशर वेरिएबल था, तो ये पूरा log p क्या हो जाएगा तुम्हारा x एक्सिस पे, और इसके साथ का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा m स्लोप, ठीक है ना, और बाकी प्लस के आगे जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट, दैट इज योर c, ठीक है। अब कंपेयर करके अपन इसको ग्राफ पे बना लेंगे, और ये कैसा ग्राफ है, स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे इक्वेशन पॉजिटिव है, 1/n इज द स्लोप, ठीक है। तो इंटरसेप्ट के आगे भी कोई साइन नहीं लगा, मतलब इंटरसेप्ट भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल बनेगा, ऊपर जाता हुआ बनेगा, तो इक्वेशन इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरफ क्या लेना है y एक्सिस पे log ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, log x/m, y एक्सिस, और x एक्सिस पे क्या आएगा तुम्हारा log ऑफ प्रेशर, ठीक है। और ग्राफ क्या ओरिजिन से बनाओगे, ओरिजिन से बनाते अगर c इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती, यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ है तो ऊपर उठ के बनेगा, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस से बनेगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा बच्चा, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, स्लोप आप x एक्सिस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, उससे थीटा जो है उसका 10 ले लो, 10 ऑफ दिस थीटा, इसी को सिंबलिकली बोलते हैं m, और यही वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है, 1/n के बराबर, 1/n। और यहाँ पे इंटरसेप्ट मतलब x की वैल्यू जब 0 है, जब यहाँ पे x की वैल्यू मतलब p की वैल्यू जब 0 है, जब y कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वेशन से ऊपर देख के बोल रहा हूँ, कितनी आ रही थी ये log, ऊपर देख के देखो c की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो, c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू है log k। तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा log k, यहाँ से m की वैल्यू कंपेयर करो, m की वैल्यू क्या है 1/n, है ना। तो इस तरह से ये तुम्हारा हो जाएगा log k, और ये k जो है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चों, टेम्परेचर बदल दोगे तो, ये तो आइसोथर्म है ना, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख रखा था, टेम्परेचर बदल दोगे तो सेम, देखो डब्बे में गैस भी सेम है, एड्सॉर्बेंट भी सेम है, चारकोल एड्सॉर्बेंट है और नाइट्रोजन मान लो या दूसरी कोई सी गैस है मान, अब तुमने टेम्परेचर बदल दिया, एक ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया था, मान लो 300 केल्विन, अब तुमने टेम्परेचर बदल के बना रहे हो तो ग्राफ क्या होगा बच्चों, बदल जाएगा, ठीक है। मतलब के की वैल्यू कब तक सेम है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, जैसे हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन का ग्राफ बनाया था कुछ अलग ही बन रहा था, ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस।
तो यहाँ पे इन्होंने कोई दूसरी गैस लेके बनाया तो उसका ग्राफ कुछ अलग ही बन रहा था, नेचर ऑफ गैस। तो ये है तुम्हारा फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल। बस 5 मिनट में इसकी एप्लीकेशन भी बता के मैं खत्म करता हूँ ये बात को, ये टॉपिक एड्सॉर्प्शन का पूरा होगा। अच्छा, रिवर्सेबल वाला पॉइंट समझ में आया क्या सबको कि नहीं आया था? रिवर्सेबल इनरिवर्सेबल का मतलब क्या होता है? फिजिक्स ऑप्शन कैसी प्रोसेस होती है? रिवर्सेबल होती है। और केमिक्स ऑप्शन को तुमने क्या बोला था, वो कैसी प्रोसेस होती है? अब ये रिवर्सेबल इरिवर्सेबल क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने जो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करा उसको भी हटा सकता, वो तो केमिसॉफ्ट हुई थी ना। वो हाइड्रोजन गैस तो मान लो प्लेटिनम के सरफेस पे केमिसॉफ्ट हुई थी, तो उसको भी हटा दिया मैंने, तो क्यों वो कैसे फिर इरिवर्सेबल बोल रहा हूँ? किस कंटेक्स्ट में उसको इरिवर्सेबल बोले जा रहा है? तो देखो, हाँ गुड, आप लोग ट्राई कर रहे हो। सेम टेम्परेचर पे देखते हैं बच्चों, देखो सुनना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ गौर से। मान लो सेम टेम्परेचर, मान मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, इस पे फिजिक्स ऑप्शन भी हो रहा होगा, मतलब गैस आके फिजिक्स ऑप्ट हो रही होगी, मतलब केमिकल बॉन्ड नहीं बना रही है, बस खाली फिजिकली अट्रैक्टेड है। और सेम टेम्परेचर पे ही अगर डिस ऑप्शन भी होना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं कि ये प्रोसेस रिवर्सेबल। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉन्ड बन रहे हैं, या 100 नहीं 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉन्ड बन रहे हैं, उसी टेम्परेचर पे बॉन्ड टूटेंगे नहीं। बात आ रही है समझ में? यहाँ पे डिस ऑप्शन यहाँ पे भी करा सकते हो, पर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिस ऑप्शन नहीं होगा। अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉन्ड बन रहे हैं तो फेवरेबल कंडीशन है, बॉन्ड बनने का टेम्परेचर है वो, उस पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। और अगर उसको तोड़ना है बॉन्ड को, तो तुम्हारे को हो सकता है 200 डिग्री सेल्सियस पे वो डिसॉल्व हो। यहाँ पे देखो सेम टेम्परेचर पे दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं चलेंगी, इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिक्स ऑप्शन को इररिवर्सिबल है ना। और मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर किस में बनती है? फिजिक्स ऑप्शन में, है ना। क्यों बनती है वो भी बता दिया था कि वो क्योंकि बेसिकली वो वैलेंसी तो ऑक्यूपाई कर ही नहीं रहा है ना, केमिकल बॉन्ड थोड़ी बन रहा है, तो जितना अट्रैक्शन फोर्स की रेंज है, रेंज ऑफ फोर्स जितनी दूर तक है, उतने सारे मॉलिक्यूल इसके प्रभाव में आके अट्रैक्टेड रहेंगे। और मान लो क्या है, केमिक्स ऑप्शन में तो बॉन्ड बन गया, एक वैलेंसी पूरी हो गई अगर प्लेटिनम की, तो उसके बाद फिर और किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा वो, मतलब दूसरी लेयर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इस वजह से केमिक्स ऑप्शन क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर होता है, ये मल्टी मॉलिक्यूलर। सारे पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। बस इसकी एप्लीकेशन देख के अपन रीड करके पूरी करते हैं इसको। कौन सा स्पेसिफिक होता है बच्चों? केमी और केमिक्स ऑप्शन में क्योंकि बॉन्ड बनते हैं, और प्लेटिनम ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, ऐसा थोड़ी इनर्ट गैस के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसके साथ बॉन्ड बन सकते हैं उसी के साथ बनाएगा ना। तो कौन सी चीज स्पेसिफिक होती है? केमिक्स ऑप्शन। केमिक्स ऑप्शन। और फिजिक्स ऑप्शन तो क्या है बच्चों? वंडरवॉल फोर्सेस यूनिवर्सल है, कोई भी आए अट्रैक्ट होएगा, पास होएगा, ठीक है, मतलब वो किसी के साथ भी बन सकता है, तो वो कैसा है? नॉन स्पेसिफिक। चलो बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम बता चुका हूँ, आया समझ में? कैसे प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम कैसे किया जाता है? क्या बोला? रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एब्सॉर्ब बाय चारकोल, है ना। पूरा वैक्यूम पंप से नहीं किया जा सकता, चारकोल करेगा बाकी का काम, या कोई सा भी एड्सॉर्बेंट। दूसरा देखो, गैस मास्क, ये भी बता चुका हूँ कि पॉल्यूटेड गैस जो है वो ब्रीथिंग इन कोल माइंस वगैरह में जो पॉइजनस गैस है उसको प्रेफरेंशियली एब्सॉर्ब करता है। और जो आप बोलोगे सारी को एब्सॉर्ब कर लेता तो फिर तो क्या होता है? मर जाता है इंसान, ऑक्सीजन उसकी बॉडी में नहीं जाती। तो किसको एब्सॉर्ब करता है? खाली पॉल्यूटिंग गैसेस को। और पॉल्यूटिंग गैसेस इत्तेफाक से सारी की सारी क्या होती है बच्चों? पोलर गैसेस होती हैं। और पोलर गैसेस का मास क्या होता है? ज्यादा होता है। ये सारी चीजें मैंने पहले ही समझा दिया आपको, गैस मास। फिर तीसरी चीज लेक्चर के शुरुआत में समझा दी थी, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। जूते वूते में सिलिका और एल्यूमिनियम जेल रखे जाते हैं, जिससे क्या होता है? वो H2O को एनवायरमेंट में से निकाल लेते हैं और एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे ह्यूमिडिटी वहां पे उमस कम हो जाती है और चीजें क्या हो जाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह आपके सेफ रहते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर, ये भी बता दिया था। एनिमल चारकोल डालोगे, गन्ने का जूस पास कराओगे, तो गन्ने के जितने भी जो कलर इम्पार्टिंग पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हेट्रोजेनस कैटालिसिस, ये तो पूरा टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। आपको पता भी चल गया कि अमोनिया बनाने में आयरन को कैटालिस्ट यूज करते थे, और H2SO4 बनाने में किसको? यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, निकल को यूज करते थे। तो ये सारी गैसेस को एब्सॉर्ब कर लेते। एब्सॉर्ब करते तो क्या होता है बच्चों? अब मॉलिक्यूल घूम नहीं रहा है इधर उधर, कि आपको किसी को मारना है, 3 जने लड़ रहे हैं, है ना, तो एक जने ने क्या पकड़ लिया दूसरे को, तो फिर लड़ना आसान हो जाएगा ना। केमिकल रिएक्शन भी तो एक तरह का कोलिजन ही है,
तो अगर किसी कैटलिस्ट ने इसको सरफेस पे बाइंड कर लिया तो दूसरा रिएक्टेंट आके उससे हीट करेगा, वो आसानी से कर पाएगा। ठीक है, इस वजह से कैटलिस्ट यही काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टरनेट पाथवे आप जो बोलते हो यही है कि उसने पकड़ लिया उसको तो आसानी से हीट करेगा कम एनर्जी के साथ ही। अब काइनेटिक एनर्जी दूसरी कम होगी तो भी फ्रूटफुल कॉलिजन हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और छठा पॉइंट क्या है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस जो होती है जैसे हीलियम बनाए, अब उनमें कुछ आपस में तो फोर्सेस लगते ही नहीं है, पोलर नॉन पोलर होती है। जैसे हीलियम का एक एटम है, दूसरा हीलियम का एक एटम है, तीसरा हीलियम का एक एटम है। अब इसी के साथ मिक्स हो गई नियॉन की गैस, इसके अंदर नियॉन की गैस भी है ना। तो अब इसको मैं अलग 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 कैसे करूं? यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस अलग अलग हैं, तो मैं क्या कर दूं, अट्रैक्ट तो कर रहे होंगे। जहाँ कोई सा फोर्स नहीं है केमिस्ट्री में, वो कौन सा फोर्स है बच्चों? वंडर वॉल फोर्सेस। इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है, और ये कैसे डेवलप होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस तो होएगा, बहुत वीक होता है हालांकि वो। तो अब मेरे को इनको अलग करना है तो कैसे कर सकता हूँ बच्चों? तो ये एडसॉर्प्शन से ही करा जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे एडसॉर्प्शन? तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ बच्चों? डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन अलग अलग नोबल गैसेस के लिए अलग अलग होता है चारकोल का। मतलब एक नोबल गैस को पास कराओगे आप अगर, तो कोकोनट चारकोल पे तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस को एब्जॉर्ब करेगा, तो सारी नोबल गैसेस क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद क्या, इन क्यूरिंग डिसीजेस, तो मेडिसिन होती है उनको भी पार्टिकल या पाउडर फॉर्म में दिया जाता है कोलॉइडल स्टेट में। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वो आसानी से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है और जो भी दवा है वो रिलीज हो जाती है। नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल जर्म बाय गेटिंग एब्जॉर्ब्ड ऑन देम। और ये तरीका भी बता रखा है जो मैंने टेबलेट का नाम बताया था, है ना। तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जर्म्स को अपने ऊपर क्या कर लेती हैं। वो बेसिकली होता कि कुछ नहीं है, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। वो एक्टिवेटेड चारकोल आपके स्टमक में गया, मान लो कोई ऐसा पॉइजन, फूड पॉइजनिंग हो गई है, कोई ऐसी चीज चली गई है, तो सारी चीजें आके इस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी और फिर वो फ्लश आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। स्रोत फ्लोटेशन का अगले चैप्टर में बताने वाला हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स वगैरह ये चीजें वही है कि डाई वाई को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यूसिन वगैरह को। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस भी अगले चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस पढ़ना आप लोग, करके देखना, है ना। फिर अगला टॉपिक कल से कैटालिसिस स्टार्ट करते हैं। Thank you, sir.